Welcome learners to Unacademy Computer Science YouTube channel. So today is the day 29 of Super 30 Days Free Course on Triple IT Hyderabad, जिसमें कि हम एल्गोरिदम के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो गेट में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर सेशन का और इससे पहले के सेशन का PDF नोट्स मिल जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो गेट 2008 में पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर आपको 3 फंक्शंस दे रखे हैं और आपको बताना है कि व्हाट इज द असिम्प्टोटिक बिहेवियर ऑफ दीज 3 फंक्शंस। ठीक है, तो पहले आपको फंक्शन को कंपेयर करना आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 की पावर n दे रखा है, n फैक्टोरियल दे रखा है और n log n दे रखा है। n फैक्टोरियल को हम n की पावर n भी कह सकते हैं। ओके, और अगर आप यहाँ पर देखें तो n की पावर n जो होता है वो 2 की पावर n से बड़ा होता है। तो ये बात तो तय है कि जो अपना f ऑफ n है उससे बड़ा होगा g ऑफ n। अब बिग ओ के अंदर g ऑफ n आना चाहिए जब हम उसको कंपेयर करें f ऑफ n से। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन ए में आ रहा है पर ऑप्शन बी में गलत आ रहा है। ऑप्शन बी गलत है बिकॉज बिग ओमेगा के अंदर वो फंक्शन आता है जो कम टाइम लेता है, पर g ऑफ n तो ज़्यादा टाइम ले रहा है। और वैसे ये आपका, तो ये भी आपका गलत है बिकॉज g ऑफ n बिग ओ के अंदर आना चाहिए बिकॉज वो f ऑफ n से ज़्यादा टाइम ले रहा है। ऑप्शन डी आपका, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। और ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी में बिग ओमेगा के अंदर एफ ऑफ एन आ रहा है, जब जी ऑफ एन से कंपेयर करें तो ये सही है बिकॉज एफ ऑफ एन कम टाइम ले रहा है। तो जो बिग ओमेगा के अंदर होता है फंक्शन वो कम टाइम लेता है, बिग ओ के अंदर ज़्यादा टाइम वाला होता है। तो या तो आंसर ए होगा या तो डी होगा। बट अब आपको ये पता होना चाहिए कि एच ऑफ एन जो है एन लॉग एन वो इन सब से कम टाइम लेता है। तो एन लॉग इन सबसे कम टाइम लेगा, मतलब एच ऑफ एन सबसे छोटा है, इसलिए एच ऑफ एन तो कभी भी बिग ओ के अंदर नहीं आ सकता। और यहाँ पे बिग ओ के अंदर आ रहा है, दैट इज वाई ऑप्शन ए गलत है और इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं जहाँ पे आपको 2 फंक्शन दे रखा है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको एफ ऑफ एन दे रखा है विच इज एन स्क्वायर लॉग एन, और ये आपको दे रखा है जी ऑफ एन दैट इज एन लॉग एन की पावर 10। तो आप दोनों साइड से n को काट लीजिए तो ये n log n हो जाएगा और ये log n की पावर 10। फिर एक log n को कट कर लीजिए तो ये n बचेगा और ये log n की पावर 9 बचेगा। फिर दोनों साइड पे आप log ले लीजिए तो ये log n हो जाएगा और ये 9 log n होगा। 9 असिम्प्टोटिक है तो कांस्टेंट है तो हटा सकते हैं। जहाँ पे ज़्यादा log लगता है वो कम टाइम लेते हैं, तो ऑब्वियसली g ऑफ n जो है वो कम टाइम ले रहा है f ऑफ n से। दैट मीन्स कि एफ ऑफ एन ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो बिग ओ के अंदर एफ ऑफ एन आना चाहिए। बिग ओ के अंदर एफ ऑफ एन आना चाहिए और यहाँ पर बिग ओ के अंदर एफ ऑफ एन आ रहा है। तो ऑब्वियसली देखो ऑप्शन बी आपका क्या है, तो बिग ओ के अंदर एफ ऑफ एन है, सही है। बिग ओ के अंदर जी ऑफ एन नहीं होना चाहिए, दैट इज करेक्ट। और ऑप्शन डी आपका गलत क्यों है, क्योंकि बिग ओ के अंदर एफ ऑफ एन नहीं होना चाहिए, वो ये बोल रहा है बल्कि होना चाहिए ना, दैट्स वाई इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ पे आपको 2 अल्टरनेटिव पैकेजेस दे रखे हैं ए और बी के, जो प्रोसेस कर रहे हैं 10K रिकॉर्ड्स को। पैकेज ए में इतना टाइम लगेगा, पैकेज बी में इतना टाइम लगेगा इन n रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करने के लिए। तो k की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी जिसके लिए पैकेज बी को प्रेफर किया जाएगा ओवर ए। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप पैकेज बी को प्रेफर कर रहे हो ओवर ए तो पैकेज बी का जो टाइम है वो कम लगेगा, तो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू पैकेज ए का टाइम। ठीक है, और यहाँ पे n है, सॉरी दिस इज 10 की पावर k रिकॉर्ड्स, तो n 10 की पावर k है, तो n की जगह पे आप 10 की पावर k पुट कर दोगे यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ना इफ़ यू सॉल्व दिस इज 10 की पावर k प्लस 1, और अगर लॉग बेस 10 है, नंबर 10 है, तो ये कट हो जाएगा और पावर k रिटर्न होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 10 की पावर 2k। ना अब k को एक साइड ले लीजिए और 10 को एक साइड ले लीजिए, तो ऑब्वियसली k इस साइड है और 10 की पावर क्या हो जाएगी 2k और माइनस k और -1, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट से तो -4, तो इट विल बी 10 की पावर k -5। अब हम यहाँ पर k की वैल्यू क्या रखें, छोटी, जिससे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। सबसे छोटी 5 है, तो k अगर 5 है तो 5 लेस देन इक्वल टू 10 की पावर 0, तो 5 के 1 से छोटा होता है नहीं। तो आप k की वैल्यू 6 पुट करके देखिए तो ये आपको देगा 6 लेस देन इक्वल टू 10। येस दिस इज ट्रू, दैट इज वाई ऑप्शन सी 6 इसका राइट आंसर है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे आपको 2 फंक्शंस दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन
ट्रू स्टेटमेंट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये n क्यूब दे रखा है, तो यहाँ पे जब n की वैल्यू 0 और 10,000 के बीच में होगी तो n क्यूब होगा, और अगर n की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी 10,000 से कितनी भी ज़्यादा हो सकती है तो ये n स्क्वायर है। इसका मतलब कि g1 ऑफ n इज इक्वल टू बिग O ऑफ n स्क्वायर, बिकॉज ये इनफाइनाइट वैल्यू को ले रहा है। वैसे g2 ऑफ n को देखोगे तो यहाँ पे भी n की वैल्यू 100 से कितनी भी ज़्यादा होगी, बल्कि यहाँ पे फिक्स रेंज है और यहाँ पे ज़्यादा होगी, कितनी भी इनफाइनाइट भी हो सकती है, तो इसलिए g2 ऑफ n इक्वल टू बिग O n क्यूब होगा। ऑब्वियसली g2 ज़्यादा टाइम ले रहा है तो g2 इज ग्रेटर देन g1, तो बिग O के अंदर g2 ऑफ n आना चाहिए, और क्योंकि g2 ऑफ n n क्यूब की इक्वल है तो आप g2 ऑफ n की जगह n क्यूब भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर A भी होगा और B भी होगा। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर काइंडली इग्नोर करें इस पॉइंट को, बिकॉज दिस इज द ओल्ड नोटिफिकेशन एक्चुअली। ठीक है, हाँ, यस। तो यहाँ पर आपको ये फंक्शंस दे रखे, तीन फंक्शन f ऑफ n, g ऑफ n, h ऑफ n, और आपको बताने कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो अगेन जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि n फैक्टोरियल को हम n की पावर रूट n की पावर n भी कह सकते हैं, है ना। n की फैक्टोरियल को हम n की पावर n भी कहते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करोगे f ऑफ n और h ऑफ n को, तो f ऑफ n और h ऑफ n को अगर आप कंपेयर करते हो तो बिग O के अंदर h ऑफ n आना चाहिए, बिकॉज ये तो वैसे भी कांस्टेंट है n रूट n। तो n की पावर n इज ग्रेटर देन n रूट n, एंड दैट इज वाई यहाँ पर आपका जो h ऑफ n है वो बिग O के अंदर आना चाहिए, पर ये आ रहा है, तो दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। अगेन h ऑफ n और g ऑफ n को अगर आप कंपेयर करोगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो 2 की पावर रूट n लॉग बेस 2n, आई एम सॉरी, यस। तो ये जो चीज़ है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है a लॉग b इज इक्वल टू b लॉग a, यानी कि जो पावर है इसको आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे n की पावर रूट n लॉग बेस 2 और 2 आ सकता है, तो n और 2 को आप एक्सचेंज कर दो, तो n की पावर रूट n, दिस इज लॉग बेस 2 टू इसकी पावर 1, तो ये भी n रूट n के इक्वल है और ये भी n रूट n के इक्वल है। तो देखा जाए अगर, तो दिस इज ऑल्सो n रूट n, दिस इज ऑल्सो n रूट n, एंड दिस इज n की पावर n। तो h ऑफ n इसमें सबसे बड़ा है, और f ऑफ n इज इक्वल टू बिग O ऑफ g ऑफ n आप लिख सकते हो, बिकॉज दोनों इक्वल है। तो यस, यहाँ पर ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा, बिकॉज g ऑफ, देखो अगर दोनों इक्वल होता है ना तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ n इज इक्वल टू बिग O ऑफ g ऑफ n, और वैसे ही g ऑफ n इज इक्वल टू बिग O ऑफ f ऑफ n। जब दोनों इक्वल होता है तो हम दोनों को ही वैलिड कहते हैं कि बिग O के अंदर कोई भी आ सकता है, g ऑफ n भी, f ऑफ n भी। तो ये भी वैलिड होता अगर नॉट नहीं लिखा होता, और ये तो वैलिड है ही। बाकी h ऑफ n जो है वो सबसे बड़ा इन तीनों में से, इसलिए a और b आंसर नहीं होगा ना। यहाँ पे आपको w ऑफ n और a ऑफ n दे रखा है, जो वर्स्ट केस और एवरेज केस को बता रहा है। वर्स्ट केस और एवरेज केस रनिंग टाइम को बता रहा है किसी भी एल्गोरिदम का जिसका इनपुट साइज n है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपको ये बताना है। ऑब्वियसली वर्स्ट केस जो होता है वो एवरेज केस से ज़्यादा टाइम लेता है, तो बिग O के अंदर वर्स्ट केस होना चाहिए। ओके, बिग ओमेगा के अंदर तो वो होता है जो कम टाइम लेता है, और बिग थीटा जो इक्वल टाइम लेता है। तो हमें पता है कि वर्स्ट केस एवरेज केस से ज़्यादा टाइम देता है, तो दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ना। ये आंसर क्यों नहीं होगा, बिकॉज दिस इज स्मॉल ओ जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर को बताती है, और ये ग्रेटर इक्वल टू बताती है। इसका मतलब होता है कि ये दोनों इक्वल टाइम भी ले सकते हैं, बट इसका मतलब होता है कि W ऑफ n स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा A ऑफ n से। तो ये हम नहीं कह सकते, बिकॉज वर्स्ट केस एवरेज केस की इक्वल भी होती है कुछ एल्गोरिदम के लिए, जैसे कि मर्ज सॉर्ट, उसका एवरेज केस भी n log n होता है, वर्स्ट केस भी n log n होता है, तो इट शुड नॉट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, बिकॉज दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया कि बेस्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी लेस देन इक्वल टू हो सकती है एवरेज केस से, एवरेज केस लेस देन इक्वल टू हो सकता है वर्स्ट केस से। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे इक्वालिटी दे रखी है और आपको बताना है कि कौन सी चॉइसेस करेक्ट होती है x की, अगर उसको हम इससे रिप्लेस कर दें तो देखो सिंपल है कि ये दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो सबका क्यूब ये निकाल रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। तो एन स्क्वायर
इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन में 4, और यहाँ पे एन स्क्वायर, यहाँ पे भी एन स्क्वायर, तो दिस इज थीटा ऑफ एन की पावर 4। ये कम्प्लीटली ये निकल करके आ रहा है। तो अगर आप स्टेटमेंट 1 को देखें तो ये थीटा ऑफ एन की पावर 4 निकल करके आ रहा है, जो बिल्कुल करेक्ट है। तो फर्स्ट तो करेक्ट होगा, बट सेकंड किसी भी हालत में करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज थीटा के अंदर एन की पावर 5 आ रहा है, जो एन की पावर 4 ही होना चाहिए था। थर्ड को अगर आप देखोगे तो थर्ड है बिग ओ ऑफ एन की पावर 5। देखो बिग ओ के अंदर एन की पावर 5 बिल्कुल आ सकता है, बिकॉज आपको ये देखना है कि एन की पावर 4 से जो भी बड़ा होगा वो इसके लिए सुटेबल है। और बिग ओ के अंदर आप बड़ी वैल्यू को लिखते हो, तो एन की पावर 4 से बड़ी वैल्यू एन की पावर 5 है, तो ये आएगा। और बिग ओमेगा के अंदर एन की पावर 3, तो बिग ओमेगा इससे छोटा होना चाहिए, बिकॉज बिग ओमेगा के अंदर आप छोटी वैल्यू लिखते हो। तो यस, एन की पावर 3 एन की पावर 4 से छोटा है, तो फोर्थ भी आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, थर्ड या फोर्थ, बट सेकंड नहीं। दैट्स वाई ऑप्शन सी करेक्ट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दे रखा है जो फ्लो चार्ट बता रहा है रिकर्सिव फंक्शन ए ऑफ एन का। अज्यूम करना है सारे स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट फॉर द रिकर्सिव कॉल, इनका बिग ओ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एन की पावर अल्फा है, तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू अल्फा की क्या होगी। तो आपको वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी गिवन है और आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। सिंपली इसमें करना होता कि आपको कि यहाँ पे आप ये देखो कि वर्स्ट केस में आप सारे फंक्शन कॉल्स लोगे, तो आप स्टार्ट यहाँ से करो कि आप इसको लोगे, फिर यहाँ पे पूछेगा कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर कंडीशन ट्रू है तो आप यहाँ पे जाओगे, नहीं ट्रू है तो यहाँ। तो वर्स्ट केस में कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो आप यहाँ पे जाकर के दो और फंक्शन कॉल लोगे, फिर कंडीशन ट्रू है तो आप येस रिटर्न कर दोगे, नहीं है तो नो। ऑब्वियसली वर्स्ट केस में कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर आप एक फंक्शन कॉल लोगे, फिर यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो आप येस, नहीं है तो आप यहाँ अगेन कंडीशन ट्रू नहीं है। तो आप देख सकते हो कितने फंक्शन कॉल लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। तो हम ऐसा कह सकते हैं दिस इज टी ऑफ एन इज इक्वल टू 5 टी ऑफ एन बाई 2, क्योंकि यहाँ पर आप इस फंक्शन को 5 टाइम्स कॉल कर रहे हो। तो चलो आप इसको ए ऑफ एन बोलो, बिकॉज ए ऑफ एन यहाँ पर लिखा हुआ है ना। एंड प्लस बाकी जो स्टेटमेंट्स है वो कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट टाइम ले रही है ना। अगर आप इसमें मास्टर थ्योरम अप्लाई करते हो, तो इसमें आप मास्टर थ्योरम अप्लाई करोगे कि ए ऑफ एन इज इक्वल टू 5 ए ऑफ एन बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब इसमें आप a की वैल्यू और b की पावर k की वैल्यू निकालो, तो a आपका 5 है और b आपका 2 है और k आपको ऑब्वियसली 0 दैट इज 1। ऑब्वियसली a b की पावर k से बड़ा है तो आप केस 1 लगाओगे, जिसमें कि a ऑफ n इज इक्वल टू थीटा ऑफ n की पावर log b a होता है। तो यहाँ पे n log b कितना है आपका, तो b 2 है और 5, और थीटा ऑफ n की पावर log बेस 2 5। अगर आप 5 log बेस 2 5 निकालोगे ना, तो यू विल गेट 2.32, क्योंकि log बेस 2 5 जो होता है वो 2.32 होता है, तो इसलिए अल्फा की वैल्यू 2.32 निकल करके आएगी ना। इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए आपका 100 एन लॉग इन एंड बिग ओ एन लॉग इन बाई 100। यहाँ से आप 100 को हटा सकते हो, यहाँ से भी आप 100 को हटा सकते हो, यहाँ से भी आप 100 को हटा सकते हो। तो एन लॉग इन इक्वल टू बिग ओ एन लॉग इन ट्रू होगा, बिकॉज बिग ओ में दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, तो दिस इज ट्रू। वैसे आप ऑप्शन बी को देखिए, तो ऑप्शन बी है रूट लॉग इन, ओके, एंड रूट लॉग इन एंड ऑब्वियसली बिग ओ लॉग लॉग इन। तो मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पे ज़्यादा लॉग होता है वो कम टाइम लेता है। यहाँ पे एक ही लॉग है, यहाँ पे दो लॉग है, तो ऑब्वियसली ये कम टाइम लेगा। तो ये बिग ओमेगा के अंदर लिखा होना चाहिए था, इसलिए फॉल्स है। और यहाँ पे y बड़ा है, तो ऑब्वियसली बिग ओ के अंदर y वाला कॉम्पोनेंट आएगा, तो ये ट्रू है। और यहाँ पे 2 की पावर n इज नॉट इक्वल टू बिग ओ n की पावर k, तो ऑब्वियसली 2 की पावर n जो होता है वो n की पावर k से बड़ा होता है, और इसलिए नॉट इक्वल टू लिखा है, तो ये सही है। तो इसमें गलत आंसर क्या है, इसमें फॉल्स क्या, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ये आपको कोड दे रखा है और आपको बताना है कि इसमें क्या सही होगा। तो आपको वर्स्ट केस भी बताना है और आपको बेस्ट केस भी बताना है। बेस्ट केस हम बिग ओमेगा के अंदर लिखते हैं और वर्स्ट केस हम बिग ओ के अंदर लिखते हैं, सिंपल। तो अगर आप देखिए वर्स्ट केस में ये स्क्वायर रूट ऑफ n तक चलेगा, वर्स्ट केस में इट विल टेक बिग ओ ऑफ स्क्वायर रूट n, और बेस्ट केस में कांस्टेंट, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस नंबर को चेक कर रहे हो प्राइम वो 2 ही हो,
तो उस केस में आप कांस्टेंट टाइम ही लोगे। तो ऑप्शन बी इसलिए इसका राइट आंसर होगा। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री का है कि आपको एक सिंपल ग्राफ दे रखा है जिसमें हर एक एज का डिफरेंट वेट है, ई पर्टिकुलर एज है जी का, कौन सा स्टेटमेंट एमएसटी के बारे में ट्रू होगा। तो आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि हम एक अनडायरेक्टेड सिंपल ग्राफ ले लेते हैं जिसमें कि हर एक एज का वेट डिफरेंट है। अब इसकी आप एमएसटी बनाओगे तो सबसे छोटा एज है 1, उसके बाद है 2 और 3 को आप नहीं ले सकते बिकॉज साइकिल बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आप 6 को लोगे और ये आपकी एमएसटी बन गई। तो ग्राफ में जितने नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, एमएसटी में एजेस हमेशा नंबर ऑफ नोड से एक कम होते हैं, दैट इज 3। तो जैसे ही आपको 3 एज मिल जाएंगे एमएसटी में, आप एमएसटी बनाना बंद कर दोगे। अब आपसे स्टेटमेंट क्या देगा कि अगर ई लाइटेस्ट एज है कोई किसी साइकिल का तो हर एक एमएसटी उस ई को इंक्लूड करेगा। तो इस साइकिल का लाइटेस्ट एज क्या है, 3 है। तो क्या 3 एमएसटी में है? नहीं है ना। तो दैट इज वाई दिस इज रॉन्ग कि ज़रूरी नहीं कि हर एक एमएसटी उस 3 को इंक्लूड करे। और अगर किसी साइकिल का कोई हैवीएस्ट एज है, सॉरी हाँ लाइटेस्ट ठीक है सही है, अगर कोई हैवीएस्ट एज है तो ऑब्वियसली इस साइकिल के हिसाब से देखें तो 3 हैवीएस्ट एज है। तो क्या एमएसटी उसको एक्सक्लूड कर रहा है? तो ऑब्वियसली एमएसटी उसको एक्सक्लूड कर रहा है ना, 3 हमारे पास नहीं है। तो सेकंड सही है, फर्स्ट करेक्ट नहीं है, सेकंड सही है, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। अगेन दिस इज द ओल्ड नोटिफिकेशन और यस ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ तो मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगी बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर इन दिस कोर्स ओनली, जिसमें कि वो एमएसटी वाला क्वेश्चन था कि अगर डिफरेंट एज वेट हो तो एमएसटी आपकी यूनिक बनती है। तो बिल्कुल बनती है। क्रूस्कल एल्गोरिथम की एमएसटी क्या है इफ द एजेस आर ऑलरेडी सॉर्टेड, ये भी क्वेश्चन मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, दैट इज बिग ओ एम प्लस एन। ये क्वेश्चन हमने नहीं डिस्कस किया आई थिंक, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ लेना है जिसमें कि हर एक ग्राफ का डिफरेंट एज वेट हो, हमने लिया है। और हमने इसकी एमएसटी बनाई जिसमें 1 हम लेंगे, 2 लेंगे, नेक्स्ट में हम 3 लेंगे, 4 को नहीं लेंगे, साइकिल बनेगा, और 5 को लेंगे। एमएसटी में आपके 4 एजेस होंगे फॉर द ग्राफ जिसके 5 नोड्स होते हैं। बन गई एमएसटी। अब किस सारे एमएसटी में ई मीन होता है, ई मीन जो सबसे कम वेट का एज हो। तो हाँ 1 है, होता है सबसे कम वेट का एज, तो हर एक एमएसटी में होता है। अगर ई मैक्स है एमएसटी में तो उसके रिमूवल से हमारा ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाएगा। यस अगर आप ई मैक्स को हटाते हो मतलब 5 को, तो ये ग्राफ अलग दिखेगा, ये ग्राफ अलग दिखेगा। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। किसी भी एमएसटी में ई मैक्स नहीं होता पर इस एमएसटी में तो ई मैक्स है, तो ये फॉल्स है। और इस ग्राफ का यूनिक एमएसटी होगा बिल्कुल, क्योंकि अगर ग्राफ का एज वेट डिफरेंट है तो एमएसटी हमेशा यूनिक बनती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा क्योंकि ये फॉल्स है। बाकी आपको ये बताना है गेट CS 2004 का क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन कि प्रिम्स एल्गोरिदम अगर आप लगाते हो तो यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस जो है एज का वो करेक्ट होगा। सो ऑब्वियसली अगर आप ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हो ई से, तो ई आप लोगे, ई का आउटगोइंग में सबसे छोटा 2 है तो आप ई जी लोगे। फिर ई जी के बाद तुरंत आप जंप कर दोगे सी एफ में, जो इनकरेक्ट है बिकॉज प्रिम्स एल्गोरिदम डिसकनेक्टेड एजेस पे वर्क नहीं करता। ओके वैसे ऑप्शन बी को देखो कि आप ए पे जाओगे, ए का आउटगोइंग है 10 22 7, तो आप ऑब्वियसली ए डी पे जाओगे, तो ए डी लेना सही होगा। और ऑप्शन सी ऐसे ही एलिमिनेट हो गया क्योंकि आप ए बी नहीं ले सकते, ए बी 10 है जो बड़ा है। तो ए डी के बाद आप क्या लोगे, तो डी के आउटगोइंग में 26 22 आ रहा है और ए के आउटगोइंग जिसको अभी तक विजिट नहीं किया वो 10 22 है। इन चारों में छोटा कौन है, 10 है। तो आप ए बी पे जाओगे, तो ए डी के बाद ए बी होना चाहिए जो सही है। फिर उसके बाद आप देखो बी का आउटगोइंग है 39 और 49 और 30। अब सबसे छोटा कौन है, 49 30 22 26 22 में देखो ए सी भी ले सकते हो, डी एफ भी ले सकते हो, ये दोनों 22 है, दोनों छोटे हैं, तो दोनों को लेना वैलिड है। लेट सपोज हमने ए सी को लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आउटगोइंग क्या है, सी का 4 है 10 है, 4 सबसे छोटा है तो आप सी एफ को लोगे। उसके बाद एफ का आउटगोइंग ये छोटा है तो एफ जी को, देखो आपको एफ जी लेना चाहिए था और यहाँ पे आपने जी ई लिया है। अब सी एफ के बाद जी ई ले ही नहीं सकते बिकॉज इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट, आंसर इज डी। अब यहाँ पे आपको हर एक एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है कि क्या होगी। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगी। आप क्या कर सकते हैं
कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद कोर्स में जो एल्गोरिदम का इससे पहले वाला सेशन है उसमें मैंने ये क्वेश्चंस करवाए हैं, तो ये हम नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, मुझे याद है ये भी मैंने करवाया था, मैंने ये भी करवाया था, मैंने ये भी और ये भी करवाया था। तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाकर के इस कोर्स पे देख लें। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, बट हाँ ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। तो n प्लस के की पावर m इज इक्वल टू थीटा ऑफ n की पावर m, क्या ये क्लेम करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे n की पावर m k को आप इग्नोर कर सकते हो। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर n 2 की पावर 1 कांस्टेंट इग्नोर होगा तो यस 2 की पावर n। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर 2n डॉट 2 की पावर 1 इग्नोर, तो 2 की पावर 2n होना चाहिए था और ये 2 की पावर n है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड आपका करेक्ट है। अगेन ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो ये मैं नहीं करवा रही हूँ। यस, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि इन एन अनवेटेड अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम अ नोड एज टू एवरी अदर नोड इज कंप्यूटेड मोस्ट एफिशिएंटली इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बाय। तो अगर कोई अनवेटेड अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है और उसका शॉर्टेस्ट पाथ आपको निकालना हो हर एक नोड से, तो आपको क्या लेना चाहिए? आपको डिजिस्ट्रा लगाना चाहिए, वॉर्शल। देखो डिजिस्ट्रा में भी हम BFS या DFS का यूज़ करते हैं ताकि हम सारे नोड को ट्रैवर्स कर सके, तभी तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे। तो इसलिए डिजिस्ट्रा और वॉर्शल तो आंसर नहीं होगा, बिकॉज ये शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है जो एक तरीके से कंप्यूटेशन के लिए BFS या DFS का यूज़ करती है, जिसमें कि हम ग्राफ को ट्रैवर्स करते हैं। अब बचा DFS या BFS, तो BFS को हम यूज़ करते हैं ग्राफ ट्रैवर्सिंग के लिए, डिजिस्ट्रा में भी वॉर्शल में भी। ओके, तो डिजिस्ट्रा को हम परफॉर्म करते हैं, डिजिस्ट्रा को हम परफॉर्म करते हैं BFS के हेल्प से, जो बिग ओ एन टाइम लेती है अगर ग्राफ में n वर्टिसेस हो। डिजिस्ट्रा सिर्फ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करती है और n स्क्वायर टाइम लेती है। ओके, और वॉर्शल एल्गोरिदम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है जो बिग ओ एन क्यूब लेता है, और ये एप्लीकेबल है वेटेड ग्राफ के लिए। ओके, वेटेड ग्राफ के लिए दोनों एप्लीकेबल है। हफमैन कोडिंग का ये क्वेश्चन भी हमने नहीं किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ लेट्स डू। सो यहाँ पर आपको बताना है कि ये दे रखा है लेटर्स और इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, आपको बताना है हफमैन कोड क्या होगा इन कैरेक्टर्स का। तो जो भी सबसे छोटा वैल्यू होगा ना, छोटा कैरेक्टर, उनको पहले हम लेंगे। तो जिसका डेनोमिनेटर बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, तो ये दोनों छोटी वैल्यू है, तो हमने ई और डी को लिया। उसमें भी सबसे छोटा ई है तो वो लेफ्ट की तरफ आएगा। तो लेट मी हाइड द वीडियो सो दैट यू कैन लुक ऑल द आंसर, आपको क्लियरली दिख जाए आंसर, इसलिए मैंने वीडियो अपना हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू जो है वो डी और ई की, उसमें भी ई सबसे छोटा है तो उसको लेफ्ट में लिखोगे, फिर डी को। तो यहाँ पे 1/32 और 1/16 को लिखा, फिर दोनों का सम आप उसके ऊपर लिखोगे, वो ऑब्वियसली कितना निकल करके आएगा 32, 3/32। अब 3/32 और उसके नेक्स्ट कौन छोटा है 1/8, तो अब 1/8 मतलब सी को लोगे, फिर इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आपको 32 देगा, एंड 3 + 4 7 देगा। तो यहाँ पे इसको हटा करके 7/32 आया। फिर नेक्स्ट टू मिनिमम है 1/4 और 7/32, फिर इन दोनों को प्लस करोगे तो 32 ऊपर, एंड दिस इज 15/32। और 15/32 और 1/2 को आप लोगे तो यहाँ पे प्लस करोगे तो ये आपको देगा 32, एंड 15 + 16 31/32। ठीक है, इस तरीके से ट्री बनानी है आपको। अब आपको ट्री जब बन गई तो ट्री के सारे लेफ्ट वाले में आप 1 लिखो और सारे राइट वाले में आप 0 लिखो, तब जा करके आप हफमैन कोड असाइन कर पाओगे। तो ए का कोड क्या है 0, ए का कोड 0 है। बी का कोड क्या है 1 0, सी का कोड क्या है 1 1 0, और डी का कोड क्या है तो 1 1 0, और ई का कोड क्या है तो 4 × 1। तो अब ये देखिए ए का जो कोड का लेंथ है वो 1 है, बी का कोड लेंथ 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है और ई का भी 4 है। सिंपल। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको यहाँ पर देखो वेरिएबल लेंथ कोड तो निकल गया, राइट। अभी मैंने बताया कि ए का 0 होगा, बी का 1 0 होगा, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगर आपको एवरेज लेंथ निकालना है तो एवरेज लेंथ निकालने के लिए ट्री का जो भी उनकी प्रोबेबिलिटी है उसके लेंथ से उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 1/2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर हम यहाँ पे 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 1/4 को, द सेकेंड वन इज 1/2 के बाद 1/4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई, फिर 1/16 को 4 से और 1/32 को 4 से, और सबका सम ले लेंगे तो इट विल बी 1.781। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हफमैन का क्वेश्चन ना। ये प्रिम्स का क्वेश्चन भी मैं पहले आपको करवा चुकी हूँ, तो आपको वही देखना है कि डिसकनेक्टेड एजेस किस में आ रहे हैं। क्रूस्कल का भी हो चुका है। स्टार्स ऑफ हेनॉय, ये स्टार्स ऑफ हेनॉय का रेफरेंस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टी ऑफ एन इज इक्वल टू 2t ऑफ n माइनस 1 प्लस 1 एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग और 2 की पावर n। नाउ नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा टाइटेस्ट अपर बाउंड है जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्वैप्स को टू सॉर्ट n नंबर्स यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट, तो दैट इज बिग ओ n। तो ऑब्वियसली सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है कि वो स्टार्ट करता है अनसॉर्टेड एरे से, और ये सबसे मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करके सबसे शुरू में रख देता है, फिर नेक्स्ट मिनिमम को सेकंड प्लेस में, फिर थर्ड मिनिमम को थर्ड प्लेस में। तो इन एवरी इटरेशन ये बिग ओ एन स्वैप्स लेता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास ये सॉर्टेड सीक्वेंसेस है जिसका लेंथ दे रखा है, और इन सबको आपको मर्ज करना है सिंगल सीक्वेंस में बाय मर्जिंग टुगेदर टू सीक्वेंसेस एट अ टाइम। कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस लगेंगे इन द वर्स्ट केस बाय द ऑप्टिमल एल्गोरिदम। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर फाइल्स जो गिवन है वो हमने लिख ली, और उसमें आपको जो सबसे फर्स्ट टू मिनिमम है उनको लेना है और उसको मर्ज करना है। तो 20 + 24 44, एक टाइम पे एक ही मर्ज हो सकती है। कितने कंपैरिजन लगेंगे, तो मर्जिंग करने के बाद जो नंबर आएगा उससे एक कम कंपैरिजन लगता है 43। फिर उसके बाद नेक्स्ट टू मिनिमम क्या है, तो 30 और 35 जो 65 होगा, तो इसमें कंपैरिजन 64 लगेगा 65 से कम। फिर नेक्स्ट टू मिनिमम है 44 + 50 दैट इज 94, तो 93 कंपैरिजन। फिर इन दोनों का सम 159, तो 158 कंपैरिजन। सारे कंपैरिजन को प्लस कर दो तो 358 कंपैरिजन लगते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एमएसटी अगेन। इसमें आपको एमएसटी वेट 36 का दे रखा है, ये एजेस है। आपको बताना है कि यहाँ पर इन सारे एजेस जो टोटल 8 एजेस दे रखे हैं ग्राफ में उसका सम क्या होगा। अब देखो इसका वेट नहीं दे रखा, इसका वेट और इसका वेट नहीं दे रखा, इनको फाइंड आउट करो फिर सबका सम निकाल दो। तो क्योंकि यहाँ पर एमएसटी का सिर्फ एज वेट दे रखा है, इस ग्राफ के सिर्फ एमएसटी का एज वेट दे रखा है, तो इस ग्राफ का जो एग्जिस्टिंग एज है उसको ऑब्वियसली वेट ज़्यादा रहा होगा, तभी तो इनको हमने एमएसटी से रिमूव कर दिया। तो अगर इस साइकिल की हम बात करें तो इस साइकिल में सबसे ज़्यादा वेट इसका रहा होगा, तो ऑब्वियसली 9 और 2 से ज़्यादा क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि मिनिमम पॉसिबल सम निकालना है। तो 9 और 2 से कौन ज़्यादा है, तो दोनों में मैक्सिमम 9 है, उससे एक ज़्यादा 10, इसको रख लो। वैसे इस साइकिल में 4 और 6 से 6 ज़्यादा, 6 से एक ज़्यादा ये ले लो, तभी तो ये एमएसटी से हट गया। और ये 15 से एक ज़्यादा 16 ये ले लो, और सम अब निकालोगे तो 10 + 9 19 21, ये आपका हो जाएगा 31, मतलब कि 22, तो ये 52 और ये 59, एंड दिस विल बी 69 इज द राइट आंसर। सम जो होगा 69 आएगा, बिल्कुल सही। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कि W एक मिनिमम वेट है among all the edge weights in the undirected connected graph, E कोई स्पेसिफिक एज है वेट W का, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। ठीक है, तो लेट सपोज हमारे पास एक ग्राफ है ABC, और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है, 1 1 हमने लिया। लेट सपोज मान लेते हैं कि W जो है वो मिनिमम वेट है, ऑब्वियसली सब में मिनिमम 1 ही है, और E कोई स्पेसिफिक एज है, तो E हम मान लेते हैं AB को। तो आपको बताना है क्या स्टेटमेंट गलत है। देर इज अब इसका एमएसटी अब बनाओगे तो क्या बनेगा, आप कोई भी दो मिनिमम को ले लो, इसके एमएसटी एक से ज़्यादा बनेंगे। वैसे एक ये बनेगा, आप कोई भी वन को ले सकते हो, कोई भी दो वन को, क्योंकि ग्राफ में 3 नोड्स है तो 2 एजेस होने चाहिए, कोई भी 2 एजेस ले लो। और यहाँ पर या तो आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, 3 एमएसटी बन के आएगी। तो देर इज एमएसटी ट्री कंटेनिंग ई, क्या पे कोई भी एमएसटी जो ई एच को कंटेन करे ए बी को, हाँ कर रहा है ना, तो ऑप्शन ए तो ट्रू है। इफ ई इज नॉट इन एमएसटी देन इन द साइकिल फाउंड बाय एडिंग ई टू टी ऑल एजेस हैव द सेम वेट। तो अब आपको समझ में आया कि मैंने ग्राफ ऐसा क्यों अज्यूम किया जिसमें कि सारे एज का वेट सेम हो, है ना, इसीलिए ऑप्शन बी के कारण। तो अगर ई एमएसटी में नहीं, जैसे इस एमएसटी में ई नहीं है,
तो अगर मैं ई को ऐड करूँ तो क्या सारे एज का वेट इक्वल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है ना, 1 1। तो यस, ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। एवरी एमएसटी हैज़ एन एज ऑफ वेट डब्ल्यू। बिल्कुल, यहाँ पर अगर W सबसे मिनिमम वेट एज है तो सारे एमएसटी में W मतलब कि 1 वेट का एज तो आएगा ही, तो ये भी सही है। E इज प्रेजेंट इन एवरी एमएसटी, तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो ए बी एज है मतलब E वो इस एमएसटी में नहीं है। दैट इज वाई द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले करवाया हुआ है। डिजिस्टर एल्गोरिदम की 3 टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी होती है जो टोटली डिपेंड करती है 3 टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स पे। तो अगर डिजिस्टर एल्गोरिदम एडजेसेंसी मैट्रिक्स का यूज़ करता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ वी स्क्वायर होती है, और अगर वो एडजेसेंसी लिस्ट का यूज़ करता है और बाइनरी हीप का तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ई लॉग वी होती है, और अगर वो एडजेसेंसी लिस्ट यूज़ करता है और फिबोनाची हीप यूज़ करता है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ई प्लस वी लॉग वी होती है। ओके, सो दैट इज़ वाई यू कैन सी दैट इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि बाइनरी हीप पूछा गया है तो इट विल बी बिग ओ ई प्लस वी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वी लॉग वी। अब बिग ओ ई प्लस वी लॉग वी ये फिबोनाची हीप का है, ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स का, और ये बाइनरी हीप का है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कि आपको एमएसटी का वेट बताना है। तो सबसे कम वेट क्या है? 1 है। नेक्स्ट मिनिमम क्या है? तो 2 है, और इस 2 को आप नहीं ले सकते, साइकिल बनेगा। नेक्स्ट मिनिमम अगेन 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। इस ग्राफ में नोड्स कितने? 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि एजेस जैसे ही 10 - 1 9 मिल जाएंगे वैसे ही एमएसटी बनाना बंद। अभी तो 4 ही एज मिले हैं। अब नेक्स्ट मिनिमम में 2 तो ख़त्म हो गया, 3 तो हम 3 को ले सकते हैं, तो 5 एज हो गए। 3 के बाद 4 तो हाँ इसको ले सकते हैं, 6 एज हो गए, 7 एज हो गए। 4 के बाद 5 को ले लेते हैं, 8 एज हो गए। 6 को ले लेते हैं, 6 को नहीं ले सकते, साइकिल बन जाएगा। और 6 के बाद नेक्स्ट मिनिमम 8 है, तो हम 8 को ले सकते हैं क्या इस वाले को? हाँ इस वाले 8 को ले सकते हो, तो 9 एज बन गए हमारे अब। ठीक है, तो इसका मतलब कितना टोटल वेट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, सो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 2 11, 11 + 5 16 + 8 दैट इज 24। एंड ये ले लिया, ये ले लिया। ओके, 1 + 2 3, 3 + 2 5। ओके, ये तो हमने लिया ही नहीं, ये भी तो होगा ना। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 6 8 16 20 22 27 एंड दिस इज 31। यस, तो राइट आंसर इज 31। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो ये रेफरेंस रिलेशन का क्वेश्चन है, इसमें आपको ये रेफरेंस रिलेशन गिवन है। अब इसको आप सही ऑर्डर में लाओ, क्योंकि इसका डेनोमिनेटर 2 है तो इसका डेनोमिनेटर 5 है, तो दोनों का डेनोमिनेटर आप 5 कर दो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ये तो पहले ही डेनोमिनेटर 5 का है। इसको 5 डेनोमिनेटर करने के लिए आप 5 को मल्टीप्लाई भी कीजिए और डिवाइड भी कीजिए, तो ये n/5 आ जाएगा और 5/2 बन जाएगा अलग से, है कि नहीं? सी, अब आप देखो जो 5/2 है और यहाँ पे जो 2 है, इन दोनों का सम 4.5 आ रहा है, विच इज़ लेस देन द डेनोमिनेटर 5। अगर ऐसा है तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो फंक्शन ही होती है जो है यहाँ पे 7n। 7 को हटाओ कांस्टेंट को, तो थीटा ऑफ n इज द राइट आंसर। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन मास्टर थ्योरम से है। तो यहाँ पे आपको कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं और आपको रेफरेंस रिलेशन यहाँ पे गिवन है, और आपको बताने कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑब्वियसली यहाँ पर ए और बी तो होना ही चाहिए, तो ऑप्शन ए में ए और बी का यूज़ नहीं दे रखा, और ऑप्शन बी में भी ए और बी का यूज़ नहीं दे रखा। ऑप्शन सी में ए और बी हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ए और बी तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे आपको केसेस पता होना चाहिए। एक्चुअली ये मास्टर थ्योरम का केस है, जिसमें कि क्या होता है कि एफ ऑफ एन अगर बिग ओ एन लॉग बी ए माइनस एप्सिलॉन के इक्वल है तो टी ऑफ एन थीटा एन लॉग बी ए के इक्वल होता है। अगर एफ ऑफ एन इसके इक्वल है तो टी ऑफ एन इसके इक्वल होता है। अगर वो इसके इक्वल है तो फिर वो थीटा ऑफ एफ ऑफ एन के, ये केसेस आपको याद रखने होते हैं। तो ऑब्वियसली
यहाँ पर अगर log बी ए माइनस एप्सिलन है तो माइनस एप्सिलन, तो टी ऑफ एन थीटा ऑफ एन लॉग बी ए के इक्वल होगा, जो बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी जो है वो गलत है, बिकॉज इट शुड बी लॉग एन, उसमें मल्टीप्लाई होना चाहिए था जो नहीं हुआ, दैट इज वाई ऑप्शन डी गलत है ना। आपको ये तीन फंक्शंस दे रखे हैं और आपको अरेंज करना है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ग्रोथ में। तो ऑब्वियसली अगर आप इसको देखें तो दिस इज 10 की पावर n, दिस इज n की पावर log n एंड दिस इज n की पावर रूट n। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो प्लीज़ आप इसको खुद से सॉल्व करके ट्राई करो और कमेंट में आंसर बताएं एंड आई विल चेक कि आप सही हो कि नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन 1/a प्लस के, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया हुआ है। आई थिंक मैंने उस वाले सेशन बताया था जो इससे पहले एल्गोरिदम की क्लास हुई थी, तो उसको भी आप खुद से ज़रूर करें और नहीं आता तो यू कैन टेल मी। यहाँ पर ए और बी आपको सीक्वेंसेस दे रखे हैं। एक्स जो है वो लेंथ है कॉमन सब सीक्वेंस का, और वाई है कि कितने टोटल नंबर के कॉमन सब सीक्वेंसेस आ रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा। देखो क्यू पी क्यू आर आर और पी क्यू पी आर क्यू आर पी, आपको क्या करना है, एकदम राइट साइड से स्टार्ट करना है स्कैन करना। आप देखो आर और पी जो है वो मैच कर रहे हैं नहीं, तो आप किसी एक को हटा दो, तो जिसका लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है उसको हटा देते हैं। फिर आर और आर मैच हो रहा है तो आप इसको इंक्लूड कर दो, फिर हटा दो दोनों को। फिर आर क्यू मैच हो रहे हैं नहीं, तो आप क्यू को एक्सक्लूड कर दो, फिर आर आर मैच हो रहा है लिख दो। फिर यहाँ पे आप क्यू और पी को कंपेयर करो, नहीं मैच हो रहा है तो आप पी को एक्सक्लूड कर दो, फिर क्यू क्यू मैच हो रहा है, फिर आप इसको हटा दो, फिर पी पी मैच हो रहा है, फिर ऑब्वियसली इसके लिए कुछ नहीं बचा तो ये भी हट गया। तो पी क्यू आर आर मतलब कि जो लॉन्गेस्ट लेंथ है स्ट्रिंग का वो 4 होगा। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस इज इक्वल टू 4। बट ऐसे कितने कितने आ रहे हैं, तो एक तो देखो आया पी क्यू आर आर, दूसरा क्या आएगा, तो एक आ सकता है आर आर क्यू पी, आ सकता है क्या, क्यू पी आर आर इसमें आ रहा है, क्यू पी आर आर, हाँ। और क्या आ सकता है, तो और आ सकता है क्यू क्यू आर आर, क्यू क्यू आर आर इसमें भी आ रहा है, क्यू क्यू नहीं, क्यू क्यू आर आर नहीं आ सकता, क्यू पी क्यू आर, तो क्यू पी क्यू आर, हाँ, क्यू पी क्यू आर क्यू पी क्यू आर, यस, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो 3 लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंसेस है, तो y की वैल्यू 3 है, तो दिस विल बी 4 प्लस 10 इंटू 3, दैट मीन्स कि 43 विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, ओह आई एम सॉरी, दिस इज 34 ना, हाँ, 4 प्लस 30 तो 34 इसका आंसर होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक डी ना। यहाँ पर आपको एक एरे दे रखा है 8 इंटीजर का यूजिंग क्विक सॉर्ट, एंड आपने फर्स्ट पार्टीशनिंग खत्म की, जिसके बाद एरे कुछ ऐसा दिख रहा है, तो आपको बताना है कि इसमें से पिवट एलिमेंट क्या निकल करके आएगा। तो पिवट एलिमेंट वो होता है जिसके लेफ्ट में सारे एलिमेंट उससे छोटे होते हैं और राइट में सारे एलिमेंट उससे बड़े होते हैं। तो 7 क्या पिवट एलिमेंट है, ये 7 9 ये ऑप्शन में यूज़ हुआ है। तो 7 से लेफ्ट सारे एलिमेंट उससे छोटे और राइट में सारे एलिमेंट उससे बड़े हैं, तो ये 7 पिवट एलिमेंट हो सकता है। 9 के लेफ्ट में सारे एलिमेंट उससे छोटे हैं और राइट में सारे बड़े हैं, तो वो भी पिवट एलिमेंट हो सकता है, बट एट अ टाइम कोई एक ही पिवट होगा ना, सो दैट इज वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, कि पिवट 7 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्ज सॉर्ट का, कि मर्ज सॉर्ट इन द वर्स्ट केस 30 सेकेंड्स ले रहा है फॉर एन इनपुट साइज ऑफ 60। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अगर एक प्रॉब्लम को हम 6 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम इनपुट साइज क्या होगा। सिंपल है, मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी होती है n log n, और अगर आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के साथ वर्क कर रहे हो तो आप उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ पे n की वैल्यू 64 है और वो टाइम 30 ले रहा है। log 64 6 होता है, अगर आप c की वैल्यू निकालोगे तो 5/64 होगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम को 6 मिनट में सॉल्व करना चाहते हो तो 6 इंटू 60 मतलब कि 360 सेकेंड्स हुआ, ओके। उसमें भी आप लगाओगे n log n इज इक्वल टू सी इंटू एन लॉग एन, और 360 मिनट में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। c की वैल्यू आपने अभी निकाली 5/64, तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे कि इसके इक्वल आए 360 के, तो n की वैल्यू अगर आप 256 पुट करते हो तो 5/64 इंटू 256 लॉग 256 इज इक्वल टू 360, तो 256 का लॉग लेंगे तो 8 आएगा, तो ये 256 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो,
फिर यहाँ पे ये कटेगा तो 8 हो गया, और यहाँ पे ये कटेगा तो ये हो जाएगा 3 2, 32 5 जा और 32 8 जा, तो 32 4 जा एक्चुअली। एंड 32 को 40 से इंटू करेंगे तो ये तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला, दैट इज़ वाई ये आंसर नहीं होगा। बट अगर आप ऐसा करते हो कि सी एन लॉग एन सॉल्व करने प्रॉब्लम को 6 मिनट में, दैट मीन्स कि 360, तो c की वैल्यू 5/64 आपने निकाला और आप n की वैल्यू 512 पुट करते हो, तो log 512 9 इज इक्वल टू 360 आ रहा है कि नहीं चेक करो। सो ऑब्वियसली ये आपका 360 के इक्वल आएगा, दैट इज वाई ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ व्हाट इज द वर्स्ट केस रनिंग टाइम ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये आपको बताना है। तो ऑब्वियसली क्विक सॉर्ट का जो वर्स्ट केस होता है वो n² होता है, ठीक है, और मर्ज सॉर्ट का एवरेज केस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस सभी n log n होता है। एंड इंसर्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस ऑब्वियसली n² होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, तो मर्ज सॉर्ट सारे केसेस में n log n होता है, क्विक सॉर्ट सारे केसेस में n log n होता है, बस वर्स्ट केस में n², और इंसर्शन सॉर्ट जो होता है वो n² होता है सारे केसेस में, बेस्ट केस में n होता है। यस, रेकरेंस रिलेशन फॉर द क्विक सॉर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्विक सॉर्ट के वर्स्ट केस का रेकरेंस रिलेशन बताओ। तो क्विक सॉर्ट में वर्स्ट केस कब कब होता है कि जब n एलिमेंट्स का लिस्ट हो और उसको आप इस तरीके से डिवाइड करें कि एक लिस्ट में n-1 हो और दूसरे लिस्ट में एक एलिमेंट, फिर उसको आप डिवाइड करें, फिर उसको आप डिवाइड करें, तो दिस इज़ द वर्स्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट, जिसमें कि एक लिस्ट में n-1 एलिमेंट होता है, दूसरे में एक एलिमेंट होता है, प्लस कॉन्स्टेंट टाइम लगता है पिवट एलिमेंट को ढूंढने में, cn मतलब n टाइम्स लगता है, तो दैट इज़ द रेकरेंस रिलेशन। नाउ दिस इज ऑल्सो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आई थिंक मतलब ये सब खुद आप कर सकते हो। Yes, this is the last question. A list of n strings, each of length n, is sorted into lexicographic order using the merge sort algorithm. What is the worst case complexity of this computation? तो merge sort की complexity n log n होती है वर्स्ट केस में, बट यहाँ पे n स्ट्रिंग्स और हर एक की लेंथ n है, तो n² हो गया, तो n² log n will be the right answer. That is option B. तो यहाँ पर इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए जितने मुझे करवाने थे आप लोगों को। आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा स्टूडेंट्स, और अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन का PDF नोट्स चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि अगर आप यहाँ पर अनअकैडमी के थ्रू गेट एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कीजिए, बिकॉज सही टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट करने का बहुत फ़ायदा होता है। जो आपको सामने दिख रहा होगा ये सारे अनअकैडमी के लर्नर्स हैं जिन्होंने सही टाइम से हमारे बैचेस को ज्वाइन किया था, जिस वजह से उनकी इतनी अच्छी रैंक आ पाई है। एंड डेफिनेटली उनका हार्ड वर्क और ऑब्वियसली उनकी कंसिस्टेंसी वो सब भी बहुत मायने रखती है। आपका जो एफर्ट्स हैं, हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क, आपकी डेडिकेशन, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका डिसिप्लिन, ये सब बहुत मायने रखता है, और ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है अर्ली प्रिपरेशन से भी, क्योंकि एक वही स्टूडेंट अर्ली प्रिपेयर कर सकता है जो जानता हो कि यहाँ पर उसका क्या फ़ायदा है, ओके, और जो अपने आप पे बिलीव भी रखता हो। तो बिलीव में अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है अगर आप सही टाइम से इसको ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। तो अभी अनअकैडमी पे हमने एक न्यू बैच स्टार्ट किया है, प्रारंभ बैच, जो 30 अप्रैल से जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें कि मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स और डिजिटल लॉजिक का कंप्लीट कोर्स डेली लाइव लेने वाली हूँ, और दोनों शाम की क्लासेस हैं। ये बिल्कुल न्यू बैच है, इससे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सब कुछ नया नया होगा तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा, और आप लोग और भी जानने की कोशिश करो कि और क्या है और क्या है, ऐसा करके, ठीक है। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लीजिए, जो बहुत ही कम कॉस्ट पे अभी है, क्योंकि ये ऑफ़र चल रहा है जिसमें कि 27 अप्रैल तक आपको अनअकैडमी गेट का 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन सिर्फ 12,000 में मिल सकता है, 24,000 की जगह। रेफरल कोड आपको यूज़ करना है हेलो सोनू 01, जिससे कि आपको ये ऑफ़र मिल जाएगा। एंड अगर आप गेट 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आप 1 ईयर का प्लस लें, जिसका कॉस्ट मैंने अभी बताया, और गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 2 साल का प्लस लें, जो आपको 40,000 की जगह 20,000 पड़ेगा। ये जो ऑफ़र है वो वैलिड है आपका सिर्फ 27 अप्रैल तक। कोड आपको यही अप्लाई करना है, बिकॉज इससे आपको डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा और आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। और मैं सारे सब्जेक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप बनाती हूँ, जैसे कि डिस्क्रीट का अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, डिजिटल का अलग होगा, जिसमें कि आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेंगे हर एक क्लास के बाद।
तो ये ग्रुप में आप तभी ज्वाइन हो पाओगे जब आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करोगे। मेरे पहले से भी कोर्सेज सी प्रोग्रामिंग, पाइथन और DBMS चल रहे हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी आपको डेटा साइंस का टेस्ट सीरीज भी दे रहा है जो बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन के साथ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको इस लिंक पे जाना है। ये लिंक है, ठीक है। अब अगर आप इस लिंक पे जाएंगे तो यू कैन सी कि यहाँ पे 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन 11,999 पे है, ठीक है। और इस तरीके से आप प्रोसीड टू पे करेंगे, आप अप्लाई करेंगे रेफरल कोड, तो यू कैन सी दैट। वैसे अभी आज 27 अप्रैल नहीं है, आज 30 अप्रैल है, तो ये ऑफ़र आपका होगा, ठीक है। तो आप वेबसाइट पे जाके ज़रूर चेक करें क्योंकि टाइम टू टाइम ऑफ़र्स चेंज होते रहते हैं, हो सकता है कि ऑफ़र आपके लिए आज भी हो। तो ये 11,999 पे अवेलेबल है, यू कैन सी दैट। रेफरल कोड HelloSonu01। इसी तरीके से आप सारे देख सकते हो प्लान्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स क्रैक।